हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कॉमर्स कक्षा। कल हम लोग चैप्टर 2 अपना फिनिश कर लिए थे, तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं चैप्टर 3 से, प्राइवेट, पब्लिक एंड ग्लोबल एंटरप्राइजेस। आई होप आपको समझ आए। पहले हम लोग देखते हैं कि प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर होता क्या है। The private sector consists of a business owned by individuals or a group of individuals। क्या बोल रहा है, प्राइवेट सेक्टर क्या होता है, जिसको कौन ओन करता है? या तो कोई एक इंडिविजुअल या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स। इसमें गवर्नमेंट की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती है। जैसे कि अब बोल रहा है कि एज यू हैव लर्न द वेरियस फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस आर सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, जॉइंट हिंदू फैमिली, कोऑपरेटिव सोसाइटीज एंड कंपनी। तो यहाँ पे गवर्नमेंट की इन्वॉल्वमेंट नहीं थी, तो इसको क्या बोलेंगे? प्राइवेट सेक्टर। अब हम लोग समझते हैं पब्लिक सेक्टर क्या होता है। द पब्लिक सेक्टर कंसिस्ट ऑफ वेरियस ऑर्गेनाइजेशंस ओन्ड एंड मैनेज्ड बाय द गवर्नमेंट। अब जो ओन करे और जो मैनेज करे, कौन करे? गवर्नमेंट करे, जिसको उसको क्या बोलेंगे? पब्लिक सेक्टर। These organizations may either be partly or wholly owned by the central or a state government। अब partly और wholly owned का क्या मतलब होता है? partly और wholly owned का मतलब, partly का मतलब होता है some percentage, मतलब कुछ परसेंटेज, और होली का मतलब होता है 100%। ठीक है, मान लो कि एक कोई कंपनी है, ठीक है, उसका 100 शेयर्स है, तो गवर्नमेंट उसमें क्या कर रहा है ना, गवर्नमेंट उसमें सिर्फ 40 शेयर्स ओन कर रहा है। तो इसमें क्या बोलेंगे? इट इज that company is partly owned by government, and if government owns 100 shares, then हम लोग क्या बोलेंगे? that company is wholly owned by government। ठीक है, अगर गवर्नमेंट किसी को पूरा ओन करे तो क्या बोलेंगे? होली। और किसी को कम परसेंटेज, कुछ परसेंटेज में करे तो उसको क्या बोलेंगे? पार्टली। और वो कौन कौन से गवर्नमेंट होते हैं? बाय द सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट। अब पब्लिक सेक्टर का क्या एग्जाम्पल्स होता है? जैसे कि इंडियन रेलवेज, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, पब्लिक सेक्टर बैंक्स। तो ये सब क्या होता है? ये सब में क्या होता है? ये सब में गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस रहता है। गवर्नमेंट इन लोग को ओन करते हैं, मैनेज करते हैं, कंट्रोल करते हैं। ठीक है, तो इन लोग को क्या बोलेंगे? पब्लिक सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर में जहाँ गवर्नमेंट का कोई मतलब नहीं है, तो उसको क्या बोलेंगे? प्राइवेट सेक्टर। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ ये दिया हुआ है, रेजोल्यूशंस दिया हुआ है, तो ये भी देख लेते हैं। इससे रिलेटेड आपका क्वेश्चंस भी था, तो ये देख लेते हैं। The government in its industrial policy resolutions from time to time defines the area of activities in which the private sector and the public sector are allowed to operate. In the industrial policy resolutions 1948, the government of India had specified the approach towards the development of the industrial sector. The roles of the private and public sector were clearly defined, and the government through various acts and regulations was overseeing the economic activities of both the private and the public sector। अब ये क्या बात कर रहा है? ये बात कर रहा है इसका इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1948। ये किस बारे में बोल रहा है? ये बोल रहा है कि कौन सा इंडस्ट्रीज अब गवर्नमेंट रन करेगा और कौन सा इंडस्ट्रीज अब प्राइवेट पीपल रन करेंगे। ठीक है, तो टू आंसर दिस द गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस द इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशंस 1948। Its main job is to define the role of public sector और private sector। ठीक है, ये खाली यही बोलता है कि कौन सा अब एरिया, कौन सा अब इंडस्ट्री पब्लिक करेगा या प्राइवेट करेगा। तो 1948 का रेजोल्यूशन इसीलिए आया, इसका ये मेन जॉब इसीलिए आया कि ये पब्लिक सेक्टर का रोल डिफाइन करे और प्राइवेट सेक्टर का रोल डिफाइन करे। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पे।
The Industrial Policy Resolution 1956 had also laid down certain objectives for the public sector to follow so as to accelerate the rate of growth and industrialization. The public sector was given a lot of importance, but at the same time mutual dependency of a public and private sectors was emphasized. इसमें क्या बोल रहा है, इस अब चलते हम लोग दूसरे रेजोल्यूशन में, वो है 1956. इसमें बोल रहा है कि इन 1956 इंडिया वांटेड रैपिड इंडस्ट्रियल ग्रोथ. ठीक है, तो जो पब्लिक सेक्टर था उसको सोचे थे, उसको बहुत हम लोग इम्पोर्टेंट रोल, उसको बहुत हम लोग इम्पोर्टेंस दिए थे कि ये हम लोग के ग्रोथ में बहुत ज़्यादा मेजर रोल प्ले करेगा. ठीक है, सो पब्लिक सेक्टर शुड प्ले अ मेजर रोल इन डेवलपमेंट, और इसको हम लोग बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट दे दिए थे. ठीक है, लेकिन फिर पता चला कि प्राइवेट बिजनेस भी उतनी ही इम्पॉर्टेंट है, बट इट ऑल्सो रिकग्नाइजेज दैट प्राइवेट बिजनेस वर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. सो बोथ द सेक्टर्स हैड टू वर्क टुगेदर. पहले तो ये लोग पब्लिक सेक्टर्स के लिए कुछ ऑब्जेक्टिव्स लाया कि ये पब्लिक सेक्टर करेगा और हम लोग का ग्रोथ बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा. ठीक है, फिर इसको बाद में रियलाइज़ हुआ कि प्राइवेट सेक्टर भी उतना इम्पॉर्टेंट है. अब चलते हैं नेक्स्ट में. द 1991 इंडस्ट्रियल पॉलिसी वॉज रेडिकली डिफरेंट फ्रॉम ऑल द अर्लियर पॉलिसीज. अब चलते हैं 1991 में, जो कि उन दोनों से डिफरेंट था. where the government was deliberating disinvestment of public sector and allowing greater freedom to the private sector. ठीक है, अब 1991 में क्या हुआ. अब देखो 1991, बिफोर 1991 क्या होता था ना कि गवर्नमेंट कंट्रोल करता था बहुत सारा इंडस्ट्रीज, और गवर्नमेंट प्राइवेट कंपनी को तो बहुत लिमिटेड फ्रीडम देता था. ठीक है, लेकिन 1991 के बाद क्या हुआ कि गवर्नमेंट बहुत सारा फ्रीडम दे दिया प्राइवेट सेक्टर को. ठीक है, और जो पब्लिक एंटरप्राइजेस का जो शेयर्स था वो गवर्नमेंट क्या किया ना, वो सारे शेयर्स को सेल करने लगा, जिसको बोलते हैं डिसइन्वेस्टमेंट. यहाँ बोला हुआ है the 1991 industrial policy was radically different from all the earlier policies where the government was deliberating disinvestment of public sector. वो लोग पब्लिक सेक्टर के इन्वेस्टमेंट को डिसइन्वेस्ट कर रहे थे, मतलब शेयर्स को सेल कर रहे थे, एंड अलाउइंग ग्रेटर फ्रीडम टू द प्राइवेट सेक्टर. At the same time, foreign direct investment was invited from business houses outside India. मतलब जो भी foreign companies थी उन लोग को भी अब अलाउंस मिल गया कि आप आइए और इंडिया में इन्वेस्ट कीजिए. Thus, multinational corporations or global enterprises which operates in more than one country gained entry into the Indian economy. Thus, we have public sector units, private sector enterprises and global enterprises coexisting in the Indian economy. Okay, अब आते हैं हम लोग form of organizing public sector enterprises. इसको यहाँ से देखना है. A public enterprises may take any particular form of organization depending upon the nature of its operations and their relationships with the government. ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग पब्लिक एंटरप्राइजेस का. तो पब्लिक एंटरप्राइजेस में भी डिफरेंट फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है. जैसे हम लोग चैप्टर 2 में देखे थे ना कि एक बिजनेस को करने के लिए भी डिफरेंट फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, वैसे ही पब्लिक सेक्टर को अंडरटेक करने के लिए भी डिफरेंट फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है. और वो क्या करता है, वो किस चीज़ पे डिपेंड करता है, डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ इट्स ऑपरेशंस एंड देयर रिलेशनशिप विद द गवर्नमेंट. द सूटेबिलिटी ऑफ अ particular form of organization would depend upon its requirements. Form of organizations which a public enterprises may take are as follows. 3 रहता है इसका डिफरेंट. क्या क्या रहता है, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस और गवर्नमेंट कंपनी. तो फर्स्ट हम लोग पढ़ते हैं डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स के बारे में. This is the oldest and most traditional form of organizing public enterprises. ये बहुत पुराना और मोस्ट ट्रेडिशनल फॉर्म है किसके लिए, ऑफ ऑर्गेनाइजिंग पब्लिक enterprises. These enterprises are established as departments of the ministry and are considered part
और एन एक्सटेंशन ऑफ द मिनिस्ट्री इटसेल्फ। इसका क्या मतलब है कि ये जो सारा एंटरप्राइजेज होता है ना, ये एक गवर्नमेंट मिनिस्ट्री का पार्ट होता है, ठीक है। ये एक सेपरेट कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं होता है। अब हम इसका एग्जांपल देते हैं, जैसे कि देखो इंडियन रेलवेज, ये किसके अंडर आता है? इंडियन रेलवेज कम अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज। तो ये कोई अलग डिपार्टमेंट नहीं है, इसका कोई अलग बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ठीक है। The government functioning through these departments and the activities performed by them are an integral part of the functioning of the government. इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि the government carries out its work through these departments. गवर्नमेंट अपना वर्क जो करता है वो इसी डिपार्टमेंट्स के थ्रू करता है, and whatever these departments do is considered गवर्नमेंट का वर्क, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है? अब देखो हम लोग देखते हैं, इंडियन रेलवेज इज अ डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स, ये तो हम लोग समझे। इट वर्क्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, ठीक है। व्हेन रेलवेज provide train services, it is actually the government providing the services. So the activities of railways are an integral part. Integral का मतलब क्या होता है? Important and inseparable part of government functioning. Government work ही वो सब departments के through करता है, ठीक है। और ये एक बहुत इंटीग्रल पार्ट होता है, मतलब इम्पॉर्टेंट और इनसेपरेबल पार्ट होता है। They have not been constituted as autonomous or independent institutions and as such are not independent legal entities. They act through the officers of the government and its employees are government employees. और ये लोग कौन काम करते हैं, किसके थ्रू ये एक्ट करते हैं? तो गवर्नमेंट के ऑफिसर्स और गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज। These undertakings may be under the central or the state government and the rules of the central या state governments are applicable. मतलब क्या बोल रहा है कि ये जो सारा undertakings होता है ये या तो सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट्स के अंडर आता है और उन लोग का ही रूल्स इन लोग पे एप्लीकेबल होता है। क्यों एप्लीकेबल होता है? क्योंकि ये लोग एक दे हैव नॉट बीन कंस्टिट्यूटेड एज ऑटोनॉमस और इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशंस। ये लोग कोई इंडिपेंडेंट नहीं होते हैं और ये लोग गवर्नमेंट के रूल्स को ही फॉलो करते हैं, ये लोग उन पे ही डिपेंडेंट रहते हैं। अब एग्जाम्पल्स ऑफ दीज अंडरटेकिंग्स आर रेलवेज एंड पोस्ट एंड टेलीग्राफ डिपार्टमेंट्स। अब नेक्स्ट क्या है इन लोग का फीचर्स के, पहले हम लोग जान लिए डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स क्या होता है, ठीक है। अब हम लोग इसके बारे में जानते हैं कि इसका फीचर्स क्या है, इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। तो द फंडिंग ऑफ दीज एंटरप्राइजेज, अब इन लोग को फंड कैसे मिलता है? द फंडिंग ऑफ दीज एंटरप्राइजेज कम डायरेक्टली फ्रॉम द गवर्नमेंट ट्रेजरी and are an annual appropriations from the budget of the government. The revenue earned by these is also paid into the treasury. अब इसका क्या मतलब हुआ कि the government gives money to run the enterprises. गवर्नमेंट ही पैसा देती है उन लोग को कि उन लोग का वो एंटरप्राइजेस रन कर सके, चले। and whatever income it earns also gives to the government. क्योंकि गवर्नमेंट फंक्शन ही वैसे करती, तो गवर्नमेंट अलग अलग डिपार्टमेंट्स में अपने बजट से पैसा उन लोग को देती है ताकि वो सारा एंटरप्राइजेस चल सके और फिर वो जो कमाए वो फिर गवर्नमेंट को मिलता है। दे आर सब्जेक्ट टू अकाउंटिंग एंड ऑडिट कंट्रोल्स एप्लीकेबल टू अदर गवर्नमेंट एक्टिविटीज। इसका क्या मतलब हुआ कि जो डिपार्टमेंट्स का जो अकाउंट्स है वो पूरा चेक होता है और फिर वो ऑडिट भी उसी वे में होता है जैसे कि अदर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स का होता है, ठीक है। और इसका एग्जांपल है, देखो, दे मस्ट कीप प्रॉपर रिकॉर्ड्स ऑफ इनकम एंड एक्सपेंसेस। उन लोग को प्रॉपर रिकॉर्ड्स रखना पड़ता है कि मेरा कितना इनकम कहाँ से हुआ, कितना कहाँ मेरा खर्चा हो गया, ठीक है। और फिर जो गवर्नमेंट है वो सारा एग्जामिन भी करती है। क्या करती है एग्जामिन? कि मनी वेदर द मनी इज स्पेंड करेक्टली और नॉट,
ठीक है, तो ये सारा गवर्नमेंट देखती है और ये जो अदर गवर्नमेंट एक्टिविटीज़ पे एप्लीकेबल होता है वही इन पे भी एप्लीकेबल होता है। थर्ड, द एम्प्लॉयज़ ऑफ द एंटरप्राइजेज आर गवर्नमेंट सर्वेंट्स। अब एम्प्लॉयज़ कौन होते हैं इन एंटरप्राइजेज के? आर द गवर्नमेंट सर्वेंट्स and their recruitment and conditions of service are the same as that of other employees directly under the government। जो भी गवर्नमेंट के अंदर जो भी एम्प्लॉयज़ रहते हैं उनका कैसे रिक्रूटमेंट होगा, ठीक है, और क्या बात कर रहा है, और जो भी उनका सर्विस का कंडीशन होगा वो सेम है एज दैट ऑफ द अदर एम्प्लॉयज़ डायरेक्टली अंडर द गवर्नमेंट। दे आर हेडेड बाय इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज IAS ऑफिसर्स and civil service servants who are transferable from one ministry to another. It is generally considered to be a major subdivision of the government department and is subject to direct control of the ministry। हम लोग क्या देखे थे कि गवर्नमेंट, फिर क्या आता है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, फिर उसके अंदर आता है इंडियन रेलवेज। तो वही बोल रहा है कि जो मिनिस्ट्री रहता है उसके तो इंडियन रेलवेज डायरेक्ट कंट्रोल में आ गया, ठीक है। तो इट इज़ जनरली कंसिडर्ड टू बी अ मेजर सब डिविजन ऑफ द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट एंड इज सब्जेक्ट टू डायरेक्ट, ये मिनिस्ट्री के डायरेक्ट कंट्रोल में रहते हैं। दे आर अकाउंटेबल टू द मिनिस्ट्री सिंस देयर मैनेजमेंट इज डायरेक्टली अंडर द कंसर्न मिनिस्ट्री। ये मिनिस्ट्री को आंसरेबल होते हैं, इनको मिनिस्ट्रीज को आंसर करना होता है। कि क्यों करना रहता है? क्योंकि वो लोग डायरेक्टली उन लोग के अंडर कंट्रोल रहते हैं। उन लोग का जो भी मैनेजमेंट रहता है वो कौन देखता है? वो वही मिनिस्ट्री ही देखती होती है। अब नेक्स्ट क्या है? मेरिट्स। डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स हैव सर्टेन एडवांटेजेस विच आर एज फॉलोज। अब देखते हैं इन लोग का मेरिट्स क्या होता है। दीज अंडरटेकिंग्स फैसिलिटेट द पार्लियामेंट to exercise effective control over their operations। इसका क्या मतलब हुआ कि अब देखो जो डिपार्टमेंट है वो क्या है, वो तो गवर्नमेंट के डायरेक्टली कंट्रोल में है, ठीक है। तो पार्लियामेंट भी क्या है, पार्लियामेंट भी इजीली मॉनिटर और क्वेश्चन कर सकते हैं उन डिपार्टमेंट्स को, उनके एक्टिविटीज़ को। तो वही बोल रहा है दीज अंडरटेकिंग्स फैसिलिटेट द पार्लियामेंट टू एक्सरसाइज इफेक्टिव कंट्रोल ओवर देयर ऑपरेशंस। क्यों कैसे पार्लियामेंट कर लेगा? क्योंकि ये लोग गवर्नमेंट के अंडर कंट्रोल रहते हैं, गवर्नमेंट के सब डिवीजन में ही तो आए ये। फिर सेकंड क्या है? These ensures a high degree of public accountability। इसमें क्या बोल रहा है कि the government has to answer the public for the actions of these enterprises। पब्लिक को भी इन लोग को आंसर करना रहता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल पोस्टल सर्विस ले लो, ठीक है। अगर वो पोस्टल सर्विस सही से नहीं चल रहा है तो पब्लिक तो अपना ये जो इश्यूज़ है वो रेस करेगी कि ये चल नहीं रहा है ठीक से पोस्टल सर्विसेज यहाँ या इस एरिया के ऐसे वैसे। तो उन लोग को बोलना पड़ेगा, उनको पब्लिक को आंसर करना पड़ेगा कि क्यों नहीं चल रहा है, क्या दिक्कत है। थर्ड में द रेवेन्यू अर्नड बाय द एंटरप्राइजेज गोज डायरेक्टली टू द ट्रेजरी एंड हेंस इज अ सोर्स ऑफ इनकम फॉर द गवर्नमेंट। ये तो हम लोग यहाँ पे पढ़े थे, क्या पढ़े थे कि पहले तो गवर्नमेंट उन लोग को फंड करती है कि आप अपना एंटरप्राइजेस चलाओ, ठीक है। फिर जो वो अर्न करी वही तो वो फिर गवर्नमेंट को भी दी, तो गवर्नमेंट का सोर्स ऑफ इनकम भी तो वही है। द रेवेन्यू अर्नड बाय द एंटरप्राइजेस, जो भी रेवेन्यू एंटरप्राइजेस ने कमाया गोज डायरेक्टली टू द ट्रेजरी एंड हेंस इज अ सोर्स ऑफ इनकम फॉर द गवर्नमेंट। फोर्थ में क्या है? वेयर नेशनल सिक्योरिटी इज कंसर्न this form is most suitable since it is under the direct control and supervision of the concerned ministry। इसका क्या मतलब हो रहा है? जो भी एक्टिविटीज नेशनल सिक्योरिटी से रिलेटेड होते हैं उसको ना गवर्नमेंट खुद ही कंट्रोल करना चाहता है। द गवर्नमेंट वांट्स डायरेक्ट कंट्रोल, दैट्स व्हाई डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग्स आर यूजफुल।
अब इसका ये मेरिट्स का ध्यान रखना, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स के मेरिट्स के ये जो 4 पॉइंट है, इसका एक मेमोरी टेक्निक है, तो वो मैं बता रही हूँ। आई होप आप लोग कहीं लिख लेना, तो वो आप लोग के काम आ जाएगा। इसका मेमोरी टेक्निक है कैश। सी से क्या आएगा? कंट्रोल बाय पार्लियामेंट, कंट्रोल बाय पार्लियामेंट। ए से क्या आएगा? अकाउंटेबल टू पब्लिक। एस से क्या आएगा? नेशनल सिक्योरिटी। और एच से क्या आएगा? हेल्प्स गवर्नमेंट इन अर्निंग रेवेन्यू। ये आप लिख लेना, यहाँ ये एडजस्ट नहीं हो पा रहा है, ठीक है। तो कैश हो गया इसका मेमोरी टेक्निक। किसका? इसमें मत एंटर कर देना, याद रखना डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स के जो मेरिट्स है उसका ये 4 पॉइंट्स का मेमोरी टेक्निक्स है। कैश। सी से क्या होता है? सी से होता है कंट्रोल बाय पार्लियामेंट। ए से अकाउंटेबल टू पब्लिक, एस से नेशनल सिक्योरिटी, और एच से रहता है कि हेल्प्स गवर्नमेंट्स अर्न्स रेवेन्यू। गवर्नमेंट को ये तो हेल्प करता है रेवेन्यू अर्न करने में, गवर्नमेंट का ये सोर्स ऑफ इनकम है। तो बस हो गया, मेरिट्स हो गया। अब कल से हम लोग लिमिटेशंस करेंगे और फिर आगे का देखेंगे, आगे का अदर फॉर्म। आई होप आपको यहाँ तक का समझ आ गया होगा। अगर समझ आया है तो आप लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच। बाय बाय।